तो अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 किसका? GS1 के पेपर नंबर 2 का, जो टेस्ट 2 है उसका। तो हमने पार्ट 3 में पार्ट 1 और 2 में 1 से लेकर 10 तक की बात कर ली है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक की बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डिस्कस द इम्पोर्टेंट लोकेशनल फैक्टर, prospects and challenges of silk industry। okay, locational factor, prospects and challenges of silk textile industry in India। तो हमको बात करनी है लोकेशनल फैक्टर, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस की। यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा? वही सिंपल सा है भाई। सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा। सो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, ओके, हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट दी लोकेशनल फैक्टर, प्रोस्पेक्ट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कैसे कैसे थोड़े से बेसिक चीज़ बताएंगे इसके बारे में, है ना, कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग करके हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस को यहाँ पे हम हटा सकते हैं। लोकल फैक्टर्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड challenges crucial for the industry growth and sustainability। इंडस्ट्री ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। बॉडी में वही बात करना है भाई, 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो लोकेशनल फैक्टर्स, उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स, उसके बाद चैलेंजेस, एंड कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करेंगे भाई? विथ अ वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए उसको बता के। ओके, सो यहाँ पे हम बताएंगे कि, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे ये लोकल है तो सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कैसे ये लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है भाई ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिल्क इंडस्ट्री इज वन ऑफ द, और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क भी है, लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमारे पास देखने को मिला कि यहाँ बस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो था 9.1 मिलियन लोगों का। तो इस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। सो यहाँ बताएंगे कि द सिल्क इंडस्ट्री, द इंडियन सिल्क इंडस्ट्री, द इंडियन सिल्क इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इज वन ऑफ द largest generator of employment, okay, during financial year 19 sericulture employed more than 9.1 million people in India, employed more than 9.1 million people in India। ओके, तो इस प्रकार से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद वही बॉडी में जाएंगे तो हम बताएंगे कि भाई यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो एक कनेक्टिंग बॉर्ड रहेगा हमारे पास। यदि इंडियन सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय various locational factors
that impact its prospects and it poses unique challenge. ये लिखना भी बेकार है बिकॉज ये कोई फायदे का शब्द नहीं है भाई, ये तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। ठीक है, सीधा हम बात करेंगे अबाउट लोकेशनल फैक्टर ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, लोकेशनल फैक्टर ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री वो कनेक्टिंग वर्ड ठीक था, मतलब इसमें यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड लिख सकते थे यार। कनेक्टिंग वर्ड लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखते हैं, चलो ठीक है। सो लोकेशनल फैक्टर्स में सबसे पहले तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी देखते हैं यार। जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहीं तो इंडस्ट्री खोलेंगे, कहीं और खोलेंगे तो क्या चलेगा इंडस्ट्री। सो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो हमको पता होना चाहिए कर्नाटका इज नोन फॉर इट्स मलबरी सिल्क प्रोडक्शन वाइल वेस्ट बंगाल इज रिनोन फॉर इट्स टूसार सिल्क। कर्नाटका known for mulberry silk while West Bengal for tussar silk। ओके, इसीलिए तो जो हमारे पास इंडस्ट्री होगा ज़्यादातर कहाँ पे है, कर्नाटका में है और वेस्ट बंगाल में है। सिल्क स्किल लेबर की ज़रूरत है यार, तो जहाँ पे स्किल लेबर होगा वहीं पे तो हम इसको खोलेंगे यार इंडस्ट्री को, कहीं और पे नहीं खोल सकते ना। ओके, तो जैसे कि हमारे पास जो कांचीपुरम है तमिलनाडु के अराउंड, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड सिल्क वीवर्स हैं। और क्या ज़रूरत है भाई, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है कि अगर गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं हुआ तो ठीक से यहाँ पे एफिशिएंट मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सो उस प्रकार से हमारे पास सिल्क इंडस्ट्री लगाना है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना। सो जहाँ पे हम गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा, जैसे कि जो सिल्क सिटी है, सिल्क सिटी किसको बोलते हैं भाई, वाराणसी को। ओके ना, उनके उसके पास एडवांटेज है बिकॉज उसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है। गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एग्जाम्पल के तौर पे सिल्क सिटी ऑफ वाराणसी, ठीक है। मार्केट प्रॉक्सिमिटी मतलब मार्केट से कितना पास है, ये सब चीज़ें जो होती है सब जो रहती है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास इंडस्ट्री कहाँ खोलेंगे जहाँ पे मार्केट हो, जैसे कि बेंगलुरु के पास, चेन्नई के पास, कोलकाता के पास। सो दीज आर स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों हैं। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटी भी है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके सो मार्केट प्रॉक्सिमिटी
मार्केट प्रॉक्सिमिटी में हमारे पास सिटीज लाइक पर तौर पे बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, है ना। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन STRATEGICL, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। यहाँ पे क्या है भाई, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों हैं, डेडिकेटेड, है ना। यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। प्रोस्पेक्ट्स मतलब क्या क्या ये चीज़ हमको प्रोवाइड करता है सिल्क इंडस्ट्री को। और हम देखें तो सिल्क इंडस्ट्री में हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं इसको अगर बढ़ावा देने की, है ना। बिकॉज धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, इसको एक फ्लो चार्ट से करेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक 15 मार्क वाले में एक फ्लो चार्ट होना चाहिए। सी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, 3 मेन प्रोस्पेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। पहला है यहाँ पे इसका ग्रोइंग डिमांड है भाई, तेज़ी से इसका डिमांड बढ़ रहा है सिल्क इंडस्ट्री का, है ना। और यहाँ पे वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। और सिल्क इंडस्ट्री जो है एक तरह से सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। तो इसके ये 3 प्रोस्पेक्ट्स हो जाएंगे। अब इसमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम एलाबोरेट करेंगे। ओके, सो ग्रोइंग डिमांड्स कैसे, बिकॉज सिल्क फैब्रिक का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रहा है भाई, बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। पॉपुलैरिटी ऑफ सिल्क फैब्रिक, वैल्यू एडिशन कैसे, बिकॉज वैल्यू डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं जो सिल्क प्रोडक्ट, वैल्यू प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क के गारमेंट्स बन सकते हैं, सिल्क के एक्सेसरीज बन सकते हैं, होम फर्निशिंग हो सकता है, सिल्क गारमेंट्स, एक्सेसरीज एंड होम फर्निशिंग, इनमें हम सिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे है भाई, बिकॉज इसमें इसका इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता इसमें। So these are the prospects of silk industry. ओके, इस प्रकार से 15 मार्क वाले में एक फ्लो चार्ट तो होना चाहिए यार। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी चैलेंजेस। चैलेंजेस फेस्ड बाय सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या क्या चैलेंज है भाई, पहले तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ग्लोबल कंपटीशन जो कि चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, वियतनाम प्रोडक्शन करता है ना, और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमसे। सो हमारा चीज़ कौन खरीदेगा भाई। सो यही एक चैलेंज है यहाँ पे, कंपटीशन फ्रॉम countries like China and Vietnam with low production cost okay, तो कंपटीशन है
और क्या चैलेंज है भाई? क्वालिटी कंट्रोल का, बिकॉज कंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में है, अगर उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो नहीं खरीदेंगे यार। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्वालिटी मेंटेन रखना यार। सो क्वालिटी कंट्रोल रखना, अगर थोड़ा सा भी कमी हुआ तो लोग इंटरनेशनल मार्केट में हैं या फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी और उसको प्रीफर नहीं करते। ओके, टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मशीनरी को अगर हम एनहांस नहीं, एसेंशियल अगर इसको हम इनकलकेट नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इफेक्ट होगी यार। और हमारे पास उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी है नहीं। सो ये भी एक चैलेंज है। बिकॉज चाइना और वियतनाम के पास वो चीज़ है अभी, तो जल्दी बल्क में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड efficiency in silk production। मार्केट फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का चेंज है ना, कस्टमर प्रेफरेंस कभी कभी बदलता रहता है ना। करेंसी एक्सचेंज रेट हम यहाँ से जा रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है यार। तो फ़ायदे नुकसान हमेशा लगे रहते हैं। करेंसी एक्सचेंज and changing consumers preference। ये सब चैलेंजेस हो गए, तो हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट thus investing in research and development leading to innovation in silk production techniques। Silk production techniques is a way forward। ओके, सो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके से वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। मीन्स एनकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन सिल्क प्रोड्यूसर्स, डिजाइनर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज कैन बी अ वे फॉरवर्ड। तो उस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये चीज़ें हैं भाई जो कि आप किताब से नहीं समझते हैं। सब चीज़ को जब टेस्ट सीरीज देते हैं, मॉडल आंसर देखते हैं, तभी समझ आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। एनालाइज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम रिजर्व्स in India and access their implication for the country's transition to clean source। तो रिसेंटली न्यूज़ में था भाई, लिथियम के रिजर्व्स देखने को मिले अपने को रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, एंड अराउंड 6 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम वहाँ पे देखने को मिला रिसोर्स। तो उसी न्यूज़ में था, और न्यूज़ में जब थी और बहुत ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी हमारे देश के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए। तो देखो, बस ये नहीं पता कि हाँ न्यू लिथियम मिला है, ये नहीं, ये यूपीएससी स्टूडेंट का काम नहीं है भाई लिथियम मिला है पता करना। उसका ये काम है कि ये लिथियम रिजर्व जो मिले हैं वो हमारे देश को कैसे फायदे करेंगे, कैसे क्लीन एनर्जी सोर्स में कैसा ये कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। ये समझना ये बहुत जरूरी होता है। ये डिमांड होता है क्वेश्चन का डिमांड समझना है, तभी आंसर लिख पाएंगे, वरना कुछ फायदा नहीं है भाई पढ़ने का, न्यूज़पेपर समझने का, न्यूज़पेपर देखने का कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको कुछ फायदा नहीं है।
ये हो रहा है, वो जानने से कुछ नहीं होगा, उसका हमारे जैसे प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव, इम्प्लीकेशंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड्स क्या करने चाहिए, आपका एनालिसिस, आपको थॉट सोचना है। तो ये है सबसे बड़ा थिंग जो लोग नहीं कर पाते, तो हमको करना है, ठीक है। सो अप्रोच में हमारे पास क्या होगा भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे यार, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट दी लिथियम रिजर्व जो मिले हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे यार, है ना। बैकग्राउंड ऑफ लिथियम रिजर्व्स। और देखो यहाँ पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, तो यहाँ पे एक मैप जरूर बना देंगे, इंडिया का मैप, ठीक है। इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें बताएंगे, ये पॉइंट करके हाँ यहाँ पे लिथियम रिजर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर हमारे पास हम बात करेंगे दो चीज़ें, रीजनल कंसंट्रेशन एंड डिस्पर्सन पैटर्न ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया, एंड दूसरा पार्ट जो दूसरा बात करना है वो है इम्प्लीकेशंस फॉर द ट्रांजिशन टुवर्ड क्लीनर एनर्जी सोर्स। रीजनल कंसंट्रेशन एंड implication toward transition to clean energy source। कंक्लूजन में क्या करेंगे यार, कंक्लूजन में हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, कैसे आज लिथियम को अगर हमने अच्छे से इसका यूटिलाइज किया तो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे वो हमारे अच्छे होंगे। सो इट प्रोवाइड अ रिफ्लेक्शन ऑन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इट प्रोवाइड अ reflection on future prospects। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अप्रोच। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट रिसेंटली द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, recently the geological survey of India has discovered 5.9 million tons of inferred lithium resource in Salal Haimna area of Riasi district, that is Jammu and Kashmir। ओके, सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो हमेशा जब ऐसे बनाओ ना तो एक साइड में ना डब्बा बना के एक मैप बना लो इसमें, उसमें बीच में लिख के नीचे पूरा एरिया खा लेता है, तो इसमें साइड में डब्बा बना के साइड में लिखेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, है ना। इन इंडिया की बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे। ये छोटा सा मैप बनाना है, तो छोटा सा मैप के लिए यहाँ पे बॉक्स बना लेना यार, ठीक है। और यहाँ पे मैप बनाना है भाई, तो मैप वही रहेगा छोटा सा हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमारे पास कहाँ कहाँ मिला है भाई, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिला है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिला है। ओके, यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में मिला है अपने को, राजस्थान वाले एरिया में मिला है ना। यहाँ पे छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वाले रीजन में मिला है।
ना इधर अरुणाचल प्रदेश में मिला है अपने को, मेघालय में, नागालैंड में मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक साइड में मैप बना के बता सकते हैं, है ना, लिथियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं, लिथियम सर्च कहाँ पे हुआ था। ओके, तो ये है हमारे पास। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, SPATIAL, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ lithium reserve in इंडिया, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम रिजर्व इन इंडिया। तो करंटली जो इंडिया है ना, सारे के सारे लिथियम जो है वो कहाँ से इंपोर्ट करता है भाई, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना से 70%, है ना, सारे के सारे इंपोर्ट करता है। 70% लिथियम आयन जो सेल्स होते हैं ना, वो कहाँ से पूरा करता है, चाइना एंड हांगकांग से, है ना। अब इसीलिए तो इंडिया के जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने 18 प्रोजेक्ट्स फोकस किए हैं लिथियम के ऊपर, है ना, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। एंड अमॉन्ग द इनिशिएटिव जो डिस्कवरी ऑफ लिथियम हुआ है जम्मू एंड कश्मीर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे कि लिथियम तो मिला है भाई, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। दी ऐसे लिखते छोटा सा लिख देते हैं भाई, इसमें राजस्थान में मिला है। राजस्थान में हमारे पास जो सांभर लेक है, one of the largest lithium reserves in India. ओके, उसके बाद कर्नाटक के अंदर भी मिला है, अंडर मांड्या एंड चित्रदुर्ग रीजन, है ना। इन मांड्या एंड चित्रदुर्गा, JNK, रियासी डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो ये हो गया हमारे पास स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। और भी बहुत सारे स्टेट्स में मिला है भाई, जैसे कि झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अदर रीजन्स में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमको बात करनी है अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ, ज़्यादा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बात नहीं करनी थी, हम ज़्यादा बात कर दी, बट ठीक है, इतना 2-3 पॉइंट लिख देते हैं इसके बारे में। बट उसके बाद इतना सारा नहीं लिखना, बस 2-3 पॉइंट लिख देना, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ और द इम्प्लीकेशंस फॉर द ट्रांजिशन टुवर्ड क्लीन एनर्जी, बिकॉज हमसे मेन यही पूछा गया है। सबसे पहले तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली, दूसरा था इम्प्लीकेशन की बात,
सो दूसरा पार्ट जो है वो है इम्प्लीकेशन फॉर द ट्रांजिशन टुवर्ड क्लीन एनर्जी सोर्स। इम्प्लीकेशंस, पहले तो ये एनर्जी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज आर क्रूशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड इट विल एनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इनटू द पावर ग्रिड। ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लिथियम आयन बैटरीज enable the integration of renewable energy source into the power grid। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लिथियम रिजर्व सपोर्ट दी ग्रोइंग डिमांड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, एंड जिससे हमारे पास डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट्स के अंदर उसको कम करेगा, एंड जो हम इंडिजिनस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं ईवी, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। Using lithium helps reduce dependency on imported batteries and promoting indigenous EV प्रोडक्शन। तीसरा भाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लिथियम रिजर्व, बिकॉज लोकल इकोनॉमीज को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट, है ना। सो लिथियम रिजर्व स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमीज creating jobs and attracting investments। और क्या करेगा भाई, इसके बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, attracting investment in mining, processing, एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है बहुत ज़्यादा इसके, ऐसे लिखते हैं माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा लिथियम के, कैसे भाई, है ना। इट विल हेल्प इन ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी सोर्स लाइक लिथियम आयन बैटरीज, जिससे क्या होगा, रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एयर पॉल्यूशन। लिथियम आयन बैटरीज रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन
एंड एयर पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जाएगा। कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस ensuring environmentally responsible mining practice is the need of the hour, and also investment in the research and development to optimize the extraction process। ऐसे लिखेंगे 10 ensuring environmentally responsible mining practice and development of a complete lithium value chain is way ahead। ओके, सो इस प्रकार से हमने इसको भी कंक्लूड कर दिया है। एक और तरह से कंक्लूजन कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द कंट्रीज जिनके पास क्या है एडवांस लिथियम एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, उनसे हम लेके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, बिकॉज हमारे पास वो टेक्निक नहीं जिससे हम इसे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। रिजर्व्स तो हैं बट टेक्निक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ नोटेबल शिफ्ट ऑफ द फिनटेक इंडस्ट्री। फिनटेक इंडस्ट्री का मतलब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग आ गया है ना, मोबाइल बैंकिंग आ गया, लोन ऐप आ गया, ये सब चीज़ फिनटेक इंडस्ट्री कहलाती है। टू अ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ इन इंडिया। In the context, discuss the factor driving the movement, factors that are driving the movement and the potential advantages it offered to both the fintech sector and cities involved। है ना, जो फिनटेक सेक्टर्स जब हमारे पास टायर 2 सिटीज़ में आते हैं तो फिनटेक सेक्टर्स को भी फायदे होते हैं और सिटीज़ के भी फायदे होते हैं, दोनों के बारे में बताना है, फायदे के बारे में बताना है एंड फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं उसके मूवमेंट को उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा यार, अप्रोच में सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अबाउट दी व्हाट इज फिनटेक सेक्टर एंड द शिफ्ट। फिनटेक सेक्टर एंड द शिफ्ट, बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स फॉर सच अ शिफ्ट and advantages of the fintech industry movement, advantages to both the fintech industry and the cities। ओके, कंक्लूजन में क्या करेंगे, कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे विद द फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। मतलब क्या करना चाहिए भाई, मतलब आगे क्या होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चन तो हम फिनटेक बताए थे। फिनटेक at its core, fintech is utilized to help at its core, fintech is utilized to help, मतलब financial technology is utilized to help companies, business owners and consumers to manage their financial operation, process and lives, and there has been a shift in this fintech industry from जो बड़े कंपनीज बड़े बड़े सिटीज़ थे, मेट्रो सिटीज़ थे, उन कहाँ तक चले गए, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। ओके,
So at its core, fintech is utilized to help companies, business owners, and consumers for manage better manage their financial operation. Okay, and there has been a shift the fintech industry in India has witnessed a significant shift toward Tier 2 and Tier 3 cities. ऐसे लिखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोले तो फिनटेक इज यूटिलाइज टू हेल्प कंपनीज. ओके, सो ये सब चीज़ें हम फैक्टर्स जो यहाँ पे इसको शिफ्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो द फैक्टर्स फॉर द शिफ्ट्स, फैक्टर्स फॉर सच शिफ्ट. पहला है राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन. राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन. ओके, बिकॉज स्मॉलर सिटीज़ के अंदर फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे क्या हो जो डिजिटल है ना, जिससे क्या हो रहा है जो एक्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बढ़ रहा है. ओके, इंक्रीज एक्सेस टू providing fertile ground for the fintech service. इसके बाद है ग्रोइंग इंटरनेट कनेक्टिविटी. growing internet connectivity because improved internet infrastructure and affordable data plan have facilitated internet usage. जिससे क्या होता है ना, जो फिनटेक सॉल्यूशन जो था वो ला रहा है रिमोट एरियाज के अंदर ना. इम्प्रूव्ड इंटरनेट इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल डाटा प्लान. तीसरा क्या है भाई, अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल. अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल. अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल में क्या क्या आ रहा है, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं उनमें पॉपुलेशन जो है ना भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट. ओके,
सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, इट कैन बी बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट। टायर 2 एंड टायर 3 untapped market potential tier 2 and tier 1 cities have significant population with a significant population that can benefit from financial services and products। इसके बाद गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक डिजिटल इंडिया एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, ये वाइटल हैं भाई, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ा रहे हैं। सो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, जो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में यूज़र्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़रूरत हो रही है और वहाँ पे ये शिफ्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कहते ये सब हमारे पास कारण होगा जिसकी वजह से जो फिनटेक कंपनीज़ हैं वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में आ रहे हैं। एक और भी है कि भाई जो कंपटीशन है ना वो कम है किसके अंदर, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू दी मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, lower competition compared to metro, lower competition compared to metropolitan areas। So these are all the currents or the factors for the shift now। हमारे पास एडवांटेजेस क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द फिनटेक इंडस्ट्री मूवमेंट, पहले तो क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा भाई, ओके, बिकॉज बेटर एक्सेस हो जाएगा टू दी फॉर्मल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, बेटर एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। और क्या होगा भाई, मूवमेंट से जॉब क्रिएशन आएगा, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, और क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, इंक्लूडिंग द ऑफिस रेंटल एंड एम्प्लॉय सैलरीज।
एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, बिकॉज मेट्रो सिटीज़ में जो घर का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब रूम ज़मीन का खर्चा है वो ज़्यादा रहेगा, है ना। जो सैलरीज देना पड़ता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा देना पड़ता है, बिकॉज वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, वहाँ पे चीज़ें जो होती है महंगी आती हैं। सो कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस होंगे, इंक्लूडिंग ऑफिस रेंटल्स एंड एम्प्लॉय सैलरीज, और क्या फ़ायदे हैं भाई। टेलर्ड सॉल्यूशन होगा, मतलब जो फिनटेक फॉर्म्स होंगे देन कैन कस्टमाइज देयर ऑफरिंग टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, जो ज़रूरत है उसी के बेस्ड में करेंगे। स्पेसिफिक नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, स्किल डेवलपमेंट होगा यार। अगर मूवमेंट होता है फिनटेक कंपनीज का टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के अंदर, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे पास फ़ायदे होंगे, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा, जॉब क्रिएशन एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, है ना। जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस होंगे, टेलर्ड सॉल्यूशंस होंगे, एंड कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट द फिनटेक इंडस्ट्री मूवमेंट टुवर्ड द टायर 2 टायर 3 सिटीज़ इन इंडिया इज ड्राइवन बाय मल्टीपल फैक्टर्स एंड एम्बेसिंग दिस ट्रेंड कैन लीड टू मोर इंक्लूसिव एंड रोबस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया, ओके। Thus, embracing this trend can lead to a more inclusive and robust fintech ecosystem in ओके। सो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो भाई हमेशा ज्योग्राफी में याद रखना इंडस्ट्री से क्वेश्चन तो आना है, और इंडस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे वो 15 मार्क में आएगा भाई। इंडस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा वो 15 मार्क में आएगा, वो 10 मार्क में नहीं आएगा, मुश्किल है बहुत, ठीक है। तो हमेशा रेडी रखना है कि भाई ज्योग्राफी से आ रहा है तो आपको समझना कि वॉल्केनोज बारे में पूछेगा, अर्थ के बारे में पूछेगा, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। इंडस्ट्रीज़ के बारे में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। सेक्टर्स के बारे में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ज्योग्राफी में आएंगे तो आपको हर पर्सपेक्टिव वहाँ पे डालने होंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी डालने होंगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि ज्योग्राफी में हमको भाई मानसून ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं घूमना है। जो चीज़ प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार आ रहा है वो है इंडस्ट्रीज़। तो हमेशा जैसे कि हमने क्या देखा, सिल्क इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया, फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में बात किया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन हमको समझाते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का इतना इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी के अंदर, खासकर GS1 में। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुंदरबंस रीजन इन इंडिया, एग्जामिन हाउ दे इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ यूनिक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। सुंदरबंस की बात करनी है भाई, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुंदरबन रीजन इन इंडिया एंड एग्जामिन हाउ दे इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ इट्स यूनिक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रो में डालेंगे अबाउट सुंदरबन रीजन कहाँ पे है भाई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सुंदरबन रीजन एंड importance of studying
DYING studying, studying its geographical एट्रीब्यूट्स। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट इसकी यूनिक फ्लोरा एंड फौना की, जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स प्लस यूनिक फ्लोरा एंड फौना, एंड उसके बाद बॉडी में बात करेंगे अबाउट कि कैसा इसका ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन को। हाउ द जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन। कंक्लूजन में क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम बताएंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द यूनिक इकोसिस्टम ऑफ सुंदरवन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द यूनिक इकोसिस्टम of the Sundarbans, importance of preserving the unique ecosystem of the Sundarbans। So इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे सुंदरबन रीजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इट्स जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स। सुंदरबन रीजन क्या है भाई? इट इज़ अ रीजन दैट स्पान्स ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इट इज सिचुएटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। ओके, द Sundarban region spans over parts of India and Bangladesh and is situated in the delta India and Bangladesh and situated in the delta of Ganga, Brahmaputra and Meghna rivers, Ganga, Brahmaputra and Meghna river। ओके, एंड इट इज, इसको क्यों जाना जाता है भाई? बिकॉज ऑफ द complex network of waterways, estuaries and tidal flats, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बॉडी में जो था इसका क्या है, बॉडी के अंदर बात करेंगे अबाउट जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, है ना, एंड यूनिक फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे, एंड जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना को, उसकी बात भी करेंगे। सो इसको ऐसे बनाते हैं, देखो फ्लो चार्ट के फॉर्म में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या आते हैं भाई? यहाँ पे नेटवर्क ऑफ वाटरवेज, एस्चुरीज एंड टाइडल फ्लैट्स, और क्या है, लो लाइंग रीजन्स जो हैं दे आर प्रोन टू दी फ्लडिंग एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। लो लाइंग रीजन्स प्रोन टू टाइडल फ्लडिंग एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड्स ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पे मड फ्लैट्स हैं, इंटरटाइडल जोन्स हैं,
मैनग्रोव फॉरेस्ट, मड फ्लैट्स एंड इंटरटाइडल जोन्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे। सो ट्रॉपिकल मानसून climate with high humidity and rainfall, high humidity and rainfall। तो ये हो गए जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स। इसके बाद यूनिक फ्लोरा एंड फौना में हम बात करेंगे। जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यूनिक फ्लोरा एंड फौना। मैनग्रोव इकोसिस्टम है भाई, जो कि कहीं और नहीं मिलता। सो द मैनग्रोव इकोसिस्टम, यहाँ पे अगर फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे सुंदरी ट्रीज, जिसके नाम पे इसको रखा गया है सुंदरबन। सो सुंदरी ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, है ना। गेवा मिलते हैं, मैनग्रोव पाम उगता है यहाँ पे। फ्लोरा इंक्लूड सुंदरी ट्रीज, गेवा एंड मैनग्रोव पाल्म। वाइल्ड लाइफ में क्या होगा, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, इरावली डॉल्फिन मिलता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड रॉयल बंगाल टाइगर्स, गंगा है इसीलिए यहाँ पे इरावली डॉल्फिन, फिशिंग कैट, वेरियस रेप्टाइल्स, वेरियस रेप्टाइल एंड एम्फीबियन स्पीसीज। उसके बाद जो जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये कैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन एडेप्टेशन को अफेक्ट करते हैं। जो जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स मैंने बात की ना, कि कैसे यहाँ पे मैनग्रोव है, वाटर टाइडल वाटरवेज है यहाँ पे, है ना। कैसे यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है, वो सब चीज़ें कैसे यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट कर रही हैं। कैसे यहाँ पे, मतलब ये हमसे पूछा गया है कि ये इसको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये जो यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं ये इस फ्लोरा एंड फौना को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसकी बात हमसे पूछी गई है। ओके, इनडायरेक्टली दोनों कनेक्ट कर रहा है। पहले यूनिक एट्रीब्यूट्स पूछ रहा है, यूनिक फ्लोरा एंड फौना पूछ रहा है, उसके बाद ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं इसको ये पूछ रहा है। ठीक है, सो जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स influencing distribution and adaptation flora and fauna। पहले तो जो टाइडल इन्फ्लुएंस एंड वाटरवेज का इन्फ्लुएंस होता है वो किस पे होता है भाई, मैनग्रोव स्पीसीज पे होता है। टाइडल इन्फ्लुएंस एंड वाटरवेज ना, ये किसको अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनग्रोव स्पीसीज एंड their adaptation to saline water। Shapes the distribution of group species and their adaptation to
सलाइन वाटर, ओके, टाइडल इन्फ्लुएंस हो गया। उसके बाद है मैंग्रोव इकोसिस्टम, मतलब जो एक्सटेंसिव मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, वो क्या करता है, क्रिएट हैबिटेट क्रिएट करता है ना। तो ये जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट है इसका। तो जो अपने पास एक्सटेंसिव मैंग्रोव कवर है, इससे क्या करता है, क्रिएट करता है स्टेबल हैबिटेट, जिससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इरोजन को, है ना। मैंग्रोव सिस्टम क्रिएट स्टेबल habitat protecting against erosion, erosions as well as जो storms आ रहे हैं, और क्या करता है भाई, जो इंटरकनेक्टेड माइक्रो हैबिटेट है, मतलब जो स्पीसीज जो है दैट आर बेस्ड ऑन सैलिनिटी, वाटर डेप्थ, वो सब चीज़ जो है ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट के द्वारा कवर अफेक्ट की जा रही है, ठीक है। और भी हमारे पास जो एस्ट्रीन एंड मराइन इन्फ्लुएंस है ना, कि जो एस्ट्रीज एंड मराइन इन्फ्लुएंस मतलब क्या है भाई, ये एस्ट्रीज है यहाँ पे, और मराइन इकोसिस्टम जो है वो अट्रैक्ट करता है एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स को, है ना, रिवर डॉल्फिन्स को, एंड भी बहुत सारे ऐसे मछली जो कि ब्रैकिश वाटर हैबिटेट में रहते हैं। एस्चुराइन एंड मराइन इन्फ्लुएंस attract species like estuarine crocodile, river dolphins, and various brackish water fish। और क्या है भाई, जो क्लाइमेट रेनफॉल है यहाँ पे, है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना को। कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, है ना, कि जो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुंदरबंस एंड दे कलेक्टिवली शेप द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। Thus, preserving the unique ecosystem of Sundarban is utmost importance due to the ecological significance, biodiversity richness, and role of climate regulation. So, conclude करेंगे by mentioning that thus preserving the unique ecosystem of the Sundarbans is of utmost importance due to its ecological significance, biodiversity richness, and the climate regulation जो ये करता है। Okay, and role in climate regulation। सो इस प्रकार से हमारा आंसर कंक्लूड होता है भाई। क्वेश्चन क्या था
क्वेश्चन था डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुंदरबन रीजन। हमने बात की कहाँ कैसे, वहाँ पे मैनग्रूव्स हैं भाई, वहाँ पे वाटर एस्चुरीज हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास लो लाइंग रीजन्स हैं, है ना। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट वैसे वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है, रेनफॉल हाई है, तो ये सब जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हो गए। उसके बाद हमने बात की कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एडेप्टेशन को, बिकॉज मैनग्रूव है तो वहाँ पे क्या होगा, सॉइल इरोजन को बचा के रखता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इंटरटाइडल हैबिटेट है, जिससे क्या होता है हमारे पास बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एस्चुरीन है, मैराइन इन्फ्लुएंस है, मतलब जो एस्चुरीज है यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम है, वहाँ से क्या होता है अपने पास जो एस्चुरेंट डॉल्फिन्स और एस्चुरेंट क्रोकोडाइल्स यहाँ पे आते हैं, है ना। रिवर डॉल्फिन्स यहाँ पे आते हैं, है ना। तो ये सारी जगह हमने देखा कि कैसे ये जो इनके मैक्रो मतलब इसका जो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट ये था कि यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, जिसके वजह से हाई रेनफॉल एंड हैबिटेट होने की वजह से क्या होता है, मतलब ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज होते हैं। सो देखो हमने देखा ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स देखा, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके फ्लोरा एंड फौना को, उसकी बात की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में ब्रो, ये नहीं पूछेंगे सुंदरबन रीजन क्या है, सुंदरबन रीजन क्या है, सुंदरबन रीजन के क्वेश्चंस में इससे पूछे जाएंगे कि उसके जो जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को। तो दिस इज व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू, एनालिटिकल एनालिसिस एंड कलेक्टिव आंसर, हर तरह का अप्रोच, एक बैलेंस्ड आंसर जिसमें आपने फुलफिल किया हो उसके रिक्वायरमेंट को। आपने एक लगता है यार ऐसे आंसर लिखने से कि हाँ यार मैं यूपीएससी का आंसर लिख रहा हूँ, है ना। कोई ऐसे कोई बोर्ड का मतलब जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो होता है उसके आंसर नहीं लिख रहे हैं कि सुंदरबन रीजन के बारे में बताओ, वो सब नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे चीज़ें जो होती है वो होती हैं एनालिसिस बेस्ड, यहाँ पे चीज़ें होती है जो होती है कॉन्सेप्चुअल टाइप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है एनालाइज द रोल ऑफ वेरियस फैक्टर ट्रिगरिंग अल्टीमेट रेन इवेंट इन इंडिया एंड प्रपोज स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली मॉनिटर। हमको बात करनी है अल्टीमेट रेन इवेंट की, है ना। and propose strategies to effectively monitor and mitigate the adverse effect of such water anomalies। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये लोगों के डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं अल्टीमेट रेन इवेंट से, बट ये ज्योग्राफी में पूछा रहे हैं। इसलिए आपको एक चीज़ समझना है कि जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं लोग, उसको इग्नोर नहीं करना है भाई, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल दोनों जगह है। ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन फंस सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में भी दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन का यहाँ पे गेप बनता है, 4 क्वेश्चन का आप यहाँ पे खेल है ब्रो। तो इसीलिए इसको ध्यान देना है, जो चीज़ रिसेंटली न्यूज़ में थी या फिर जो साल भर में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उस पर हमारे पास फोकस रखें, उसके हिसाब से हमको एज आंसर रेडी रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 तो बात कर लिए हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ वेरियस फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि ट्रिगर करते हैं अल्टीमेट रेन इवेंट की। ये पार्ट 1 हो गया हमारा बॉडी में। प्रोपोज करेंगे इसके बाद स्ट्रेटजीज, है ना, दूसरा पार्ट में हम स्ट्रेटजीज बताना है, ठीक है, जिससे हम क्या कर पाए, मॉनिटर एंड मिटिगेट कर पाए एडवर्स इफेक्ट को। तो पूछा फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज अबाउट अल्टीमेट रेन इवेंट। ओके, तो इसमें हमारे पास अप्रोच क्या होगा यार, इसमें हमारे पास अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज दिस अल्टीमेट रेन पैटर्न, है ना। ये है क्या, ये अल्टीमेट रेन पैटर्न है क्या। ना अल्टीमेटली रेन इवेंट है क्या। इसके पैटर्न की बात करेंगे। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट द फैक्टर दैट ट्रिगर दिस इवेंट, सेकंड द स्ट्रेटजीज टू मॉनिटर एंड मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट द फैक्टर्स ट्रिगरिंग दिस इवेंट, सेकंड strategies strategies for monitoring or mitigation of the adverse effect। इसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट दी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स। अगर हमने सही समय पे सही चीज़ें लिया तो हम बचा सकते हैं इसको। सो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स टू मॉनिटर एंड मिटिगेट अल्टीमेटली अनटाइमली अल्टीमेट रेनफॉल इवेंट नहीं है भाई, अनटाइमली रेन इवेंट है, सॉरी,
मैंने बोला ना इसको अल्टीमेट रेन इवेंट नहीं है ये, अनटाइमली रेन इवेंट, मतलब बिन मौसम बरसात। ठीक है, सो ये बिन मौसम बरसात के ऊपर क्वेश्चन है। माय मिस्टेक यार, माफ़ करना यार, थोड़ा गलती हो गया, ध्यान देना नहीं है, मतलब बोलने में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ चलता है। ठीक है, सो अनटाइमली रेन इवेंट की बात करनी है, अल्टीमेट रेन इवेंट की बात नहीं करनी है, इट इज़ अनटाइमली रेन इवेंट। ठीक है, मतलब बिन मौसम बरसात की बात करनी है। किसकी बात करनी है? बिन मौसम बरसात की। तो इसमें हमारे पास कंक्लूजन में बात करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स टू मॉनिटर एंड मिटिगेट अनटाइमली रेन इवेंट, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भाई, खास तो एग्रीकल्चर पे यार, है ना। अनटाइमली रेनफॉल, ओके। सो ये हमारा अप्रोच रहेगा कि हम पहले तो अनटाइमली रेन इवेंट पैटर्न क्या है इसके बारे में बताएंगे, ओके। इसके बाद बॉडी एंड देन कंक्लूजन इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट कि कैसे जो हमारे पास जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से क्या है, इंडिया हैज़ रिसीव 12% ऑफ द एक्सेस रेनफॉल फ्रॉम मार्च टू मे, है ना, दैट इज़ 121.4 mm ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द नॉर्मल ऑफ 108 mm, है ना, क्योंकि ये अनटाइमली रेन था भाई, है ना। चैलेंज है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप फ्लड्स, है ना, फेलियर्स होता है, क्रॉप फेलियर होता है, फ्लड आ जाते हैं, वाटर लॉगिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। सो अनटाइमली रेन देखने को मिला। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, India has received 12% excess rainfall from March to May, and such untimely and excessive rainfall poses challenges including floods, crop failure, and infrastructure damage. Okay, so the factors that are influencing untimely rainfall event in India. Factor influencing untimely rainfall पहला है क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को अफेक्ट करता है, मॉइस्चर कंटेंट को अफेक्ट करता है ना, जिससे क्या होता है भाई, इंक्रीज इवापोरेशन एंड हैवियर रेनफॉल कैन अल्टर atmospheric circulation, temperature gradient, and moisture content, leading to increase evaporation and heavier rainfall event.
क्लाइमेट चेंज के बाद एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, atmospheric phenomena like instability and moisture availability, है ना, जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू दी untimely rainfall and patterns such as atmospheric phenomena like यहाँ पे लिखे Indian Ocean dipole and El Nino influence rainfall pattern. Atmospheric phenomena like Indian Ocean dipole, Indian Ocean dipole ऐसे ही ठीक है भाई, Indian Ocean dipole and El Nino और La Nina इन्फ्लुएंस रेनफॉल पैटर्न। और क्या है भाई, अनटाइमली रेनफॉल के लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, रीजनल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, लैंड यूज चेंज, है ना, रीजनल फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, लैंड यूज चेंज, टोपोग्राफी, लैंड यूज चेंज, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे अनटाइमली रेनफॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिकॉज दे आर कैटेगराइज्ड बाय लो प्रेशर सिस्टम एंड ना characterized by low pressure system, है ना, ये अनटाइमली रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली इन दी रीजन्स लाइक दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट रीजन्स लाइक दिल्ली। low pressure system contribute to untimely rainfall especially in northwest regions like दिल्ली। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्या क्या मेजर्स जो लेने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि फैक्टर्स एंड दूसरा स्ट्रेटजीज जो हमको लेने चाहिए, है ना, कौन कौन से मेजर्स हमको लेने चाहिए। सो अल्टीमेटली रेनफॉल द अनटाइमली रेनफॉल इशू इन इंडिया नेसेसिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स टू इफेक्टिवली मिटिगेट एंड मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी प्रोएक्टिव मेजर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास एनहांस वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है भाई, ना, हमारी जो वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको मेट्रोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिससे हम जो डैमेज है वो कम कर पाएँ। enhance weather monitoring and investment in meteorological infrastructure, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जिससे हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज़्म को
इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज फ्रेमवर्क and efficient emergency response mechanisms are crucial. To mitigate the एडवर्स फैक्ट्स। हमको क्या चाहिए भाई, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज चाहिए, है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है। जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कर सकते हैं। सो फॉलोइंग लॉन्ग टर्म strategies for adapting to climate change। एग्जाम्पल के तौर पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन। हमको क्या चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, है ना, करने की ज़रूरत है, जिससे हम क्या कर पाएँ, जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बता पाएँ कि अनटाइमली रेनफॉल में क्या करना है, वेदर रिलेटेड रिस्क क्या होता है, एंड क्लाइमेट चेंज कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है। सो ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक अवेयरनेस campaigns and educational programs to empower communities। ओके, एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट कि कैसे हम, जब ये प्रोएक्टिव मेजर्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने से कैसे हम क्या कर सकते हैं, रेनफॉल अनटाइमली रेनफॉल को हम बचा सकते हैं, फिर रोक भी सकते हैं। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, कम्युनिटीज एंड NGOs टू टैकल चैलेंज पोस्ड बाय वेदर एनोमलीज। Thus there is a need for collaborative efforts among government, scientists, communities and NGOs to tackle the challenges posed by these weather anomalies। गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, कम्युनिटीज, एनजीओस को आपस में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है भाई। तो इस तरह से एक पॉजिटिव आउटलुक में एक बैलेंस्ड आंसर लिखना होता है, कंक्लूड भी साफ साफ कंक्लूड करना होता है, कुछ अच्छे से कंक्लूड करना होता है। दिस इज़ व्हाट यूपीएससी वांट्स। उसमें आप कट शॉर्ट कर सकते हो, मैंने जो 4 पॉइंट लिखे 3 पॉइंट लिख दो यार, पेजेस कम हो जाएंगे, है ना, चीज़ें कम हो जाएंगी। तो बड़ा को छोटा को बड़ा किया जा सकता है, बड़ा को छोटा किया जा सकता है, छोटा को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज़ व्हाट हमने जो 11 से 15 तक के क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट में हम 16 से आगे 20 तक क्वेश्चंस देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस